वेलकम। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये 10th क्लास के साइंस बुक के चैप्टर नंबर 1 है और ये केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पर तो हम लोग क्या क्या चेंजेस देखेंगे उस रिएक्शंस के दौरान या रिएक्शंस के बाद। ठीक है, तो पहला जो चेंजेस हम लोग देखेंगे तो उसके स्टेट्स में चेंज हो जाएगा। स्टेट्स तो हो जाएगा पहला चेंज इन स्टेट्स। स्टेट्स यानी कि अगर गैस में है तो वो सॉलिड में हो सकता है, अगर लिक्विड में है तो वो सॉलिड में हो सकता है, ऐसे ही अगर सॉलिड में है तो वो गैस में हो सकता है या लिक्विड में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है वो। ठीक है, इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, और दूसरा चेंजेस क्या होता है, इसके कलर में चेंज आ जाना। ठीक है, इसके कलर में चेंज आना। और तीसरा है किसी गैस का उस केमिकल रिएक्शन से निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और चौथा जो मतलब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो टेम्परेचर में चेंज होना। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं जब ये होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, इसको हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि ये जो रिएक्शंस होता है केमिकल रिएक्शंस, इसके कुछ टर्म होते हैं। उस टर्म को हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से टर्म होते हैं, वो टर्म कैसे होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन आता है। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग बोलते किसको हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको अगर हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो होता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। और केमिकल इक्वेशन यानी कि जैसे कि अगर हम लोग ले लें एग्जांपल H2 + O2, ये हम लोग को देता है 2H2O और इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 देंगे और ये सेम रहेगा, बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हुआ केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ ये। ठीक है, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब अगला टर्म आता है हम लोगों का बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, जैसे H2 और O2 मिल करके H2O फॉर्म करता है। ठीक है, अब बैलेंस करने का मतलब है कि जितना एटम इधर रहेगा, यानी कि जितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम लोग इसको प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 H2 है और यहाँ भी 2 H2 है। ठीक है, यानी कि इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है और इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है। ठीक है, बट यहाँ देख रहे हैं क्या कि इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसको ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ अगर बराबर करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे ताकि इधर भी ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 2 हो जाए और रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का तो मैच हो गया बट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का 2 ही एटम है। तो हम लोग हाइड्रोजन के आगे 2 पुट कर देंगे तो इधर साइड भी 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी साइड 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब अगला इक्वेशन आता है इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। जो इक्वेशन हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे उसको हम लोग इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे, यानी कि अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर एग्जांपल लें कि Mg सॉलिड reacts with oxygen gas to give us MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में। तो ये जो हम लोगों को दिया गया रिएक्शंस के बाद S, G और S, इसी को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे, जैसे कि वो जो रिएक्टेंट है वो किस फेज में लाई कर रहा है या प्रोडक्ट उसका किस फेज में लाई कर रहा है रिएक्ट करने के बाद, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग इंफॉर्मेटिव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म है कि इसमें हम लोगों ने देखा कि इधर साइड रिएक्टेंट होता है और इधर साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का हम लोग डेफिनेशन पूछा जाए अगर ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन होता है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड या फिर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द सब्सटेंस that undergoes chemical reaction to form new substance। ठीक है, जो कंपाउंड या सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है कोई नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, वैसे इस कंपाउंड या सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब हम लोगों ने रिएक्टेंट्स को देखा तो अब बात आता है प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद बनता है, जैसे कि Mg प्लस O2 मिलकर के MgO का फॉर्मेशन हुआ। तो ये MgO जो है ये प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे?
तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। यानी कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यही डेफिनेशन हुआ कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बताता है हम लोगों को कि ना ही मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस में ना ही हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास इन प्रोडक्ट। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट के साइड में होगा उतना ही मास बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को प्रोडक्ट के साइड में होगा। यानी कि हम लोग ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है। ठीक है, अब बात आता है वर्ड इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। ये वर्ड इक्वेशन जो होता है ये हम लोगों को दिया हुआ रहता है, कहीं पर अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसी सेंटेंस को हम लोग वर्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, पिछला ही एग्जांपल अगर लें, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशंस को हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिंबल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ सेंटेंस से बात किया गया है, तो हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोगों को चेंज करने के लिए दिया जाता है कभी कभी कि सेंटेंस में दिया हुआ है आपको, जैसे यही दिया हुआ है, इसको बोला जाएगा कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए और बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे Mg रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1। तो MgO के आगे अगर हम लोग 2 लगाएं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में 1 ज़्यादा हो गया, तो हम लोग Mg के आगे में 2 लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, कि कैसे केमिकल रिएक्शन फॉर्म्ड होता है, कैसे मतलब किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हम लोगों का फॉर्म हो रहा है, तो उस बेसिस पर इन सबों का नाम रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात आता है, तो इससे नाम से ही ये पता चल रहा है कि कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या सब्सटेंस से कंबाइन होकर के ये रिएक्शन हो रहा है। यानी कि कंबाइन होकर के ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब कंबाइंड होकर के ही ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें भी टाइप होते हैं कि क्या 2 एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं या 2 कंपाउंड कंबाइंड हो रहे हैं।
या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन होकर के रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हम लोग 3 एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर के केमिकल रिएक्शन फॉर्म करे, उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए हम लोगों से कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स का डेफिनेशन बताइए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए केमिकल रिएक्शंस विच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे अगर पहला एग्जांपल हम लोग देखें तो ये H2 प्लस O2 है जो कि H2O फॉर्म कर रहा है। H2 भी एलिमेंट है और O2 भी एलिमेंट है। ये दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जो कि H2O है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो जब 2 एलिमेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगला आता है हम लोगों का कि 2 कंपाउंड मिलकर के कैसे केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो 2 कंपाउंड्स मिलकर के अगर करेगा तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका भी वही हुआ कि जैसे एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड से मिल करके, एक कंपाउंड अगर दूसरे कंपाउंड से मिल करके कोई तीसरा कंपाउंड बनाए तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म ए कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो NH3 combines with HCl to form NH4Cl। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ये दोनों मिल करके कोई एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो NH3 जो है ये कंपाउंड है, हम लोग पहले ही जान रहे हैं, और ये भी कंपाउंड है, पहले ही जान रहे हैं, और ये जो दोनों मिल करके फॉर्म कर रहा है वो भी एक कंपाउंड ही फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कंपाउंड मिल करके किसी तीसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब अगला ही रिएक्शन हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही, कि जहां पर 2 सब्सटेंस मिलकर के रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो है वो एलिमेंट है और दूसरा जो है कंपाउंड है। ये दोनों मिलकर के कैसे रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं वही देखना है हम लोगों को तीसरे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक एलिमेंट को लेना है और एक कंपाउंड को लेना है। तो जैसे कि अगर हम लोग CO2 को लेते हैं तो ये एक कंपाउंड है प्लस O2 ये एक एलिमेंट है। ये दोनों मिल करके 2CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। सॉरी, CO2 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है और ये ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, इसको हम लोग न्यू प्रोडक्ट नेम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हेडिंग में दिया हुआ था कि हम लोगों का 2 सब्सटेंस मिल करके एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का फॉर्मेशन कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर
बोला गया है आगे चल करके कि एक उसमें से एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा जो है वो कंपाउंड होना चाहिए। तो सेम हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिया, ठीक है। जैसे ये CO जो है ये कंपाउंड है और O2 जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग आगे रिएक्शंस, अगले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे। पहला तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखा। अब दूसरा हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखेंगे। डिकम्पोजिशन यानी कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी कंपाउंड को टूट करके ये रिएक्शंस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन में था कि H2 + O2 गिव्स H2O, बट यहाँ पर ये होगा H2O टूट करके H2 + O2 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा कि a chemical reaction in which a single compound decomposes into 2 or more elements, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तुरंत हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे H2O टूट करके H2 + O2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हीट दे करके डिकम्पोज किया जाता है, कोई सन रेज के द्वारा डिकम्पोज होता है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी दे करके डिकम्पोज होता है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और कोई अगर सन के रेज में आने के बाद, सन के टच में आने के बाद ही डिकम्पोज हो जा रहा है तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए, अगर हम लोग लिखते हैं इसका रिएक्शंस को, तो FeSO4 को अगर हीट किया जाए, यहाँ हम लोग एरो पे हीट लिखेंगे या फिर हम लोग ऐसे भी साइन बना सकते हैं डेल्टा का, ठीक है। तो ये टूट करके फेरिक ऑक्साइड में तो जाएगा ही, Fe2O3 में टूटेगा और दूसरा कंपाउंड जो होगा वो SO2 होगा और इसी के साथ SO3 का भी फॉर्मेशन होगा। यानी कि हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट, ये डिकम्पोज हो रहा है हीट के प्रेजेंस में और 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, 3 अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है ये। तो ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। और कुछ होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, ठीक है, उसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसका एग्जांपल अगर लें, सिल्वर क्लोराइड AgCl अगर लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में नहीं, आप कहिएगा कि बल्ब के प्रेजेंस में होगा, वो नहीं होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट करके अलग अलग हो जा रहा है Ag और Cl में,
ठीक है, Ag और Cl2 में। तो ये जो रिएक्शंस हुआ ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, तो इसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हम लोग ने देखा कि AgCl टूट करके Ag प्लस Cl2 में बट जा रहा है। ठीक है, अब इसका तीसरा टाइप है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करें तो वो टूट करके दो या दो से अधिक अलग अलग हिस्से में टूट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हम लोग करेंगे NaCl को, सोडियम क्लोराइड के लिक्विड को, तो वो टूट करके Na में जाएगा और Cl2 में जाएगा, और Cl2 जो है वह गैस बन करके उड़ जाएगा और Na जो है वो सॉलिड में बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2, और ये सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट करके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉरी कंपाउंड नहीं, दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब बात आता है तीसरे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। ये जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके दूसरा एलिमेंट उसके जगह को ले ले। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, डेफिनेशन अगर पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है, Zn जो है रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस होने का कारण है कि ये जो है कम रिएक्टिव है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो डिस्प्लेस कर रहा है वो कम रिएक्टिव होता है अगले वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ अगर Cu हट जा रहा है तो ये जो है ये कम रिएक्टिव है Zn के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर यहीं पर एग्जांपल रहता कि ZnSO4 रिएक्ट विद Cu, तो ये Zn प्लस CuSO4 नहीं होता क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये नहीं होता, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वही एलिमेंट एक्सचेंज होगा या वही सब्सटेंस एक्सचेंज होगा जो कि अगले वाले से कम रिएक्टिव हो। ठीक है, जो अगले वाले से कम रिएक्टिव हो। यहाँ पर Cu से ज़्यादा रिएक्टिव Zn है। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, बट यहाँ पर जो है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया क्योंकि ये तो इससे कम रिएक्टिव है। Cu जो है Zn से कम रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी तरह से आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू। और जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया
उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके अगले क्लास में रेडी रहिएगा, ठीक है। ताकि अगर इसको आप अच्छे से क्लियर करके रखेंगे तो अगले क्लास में जो नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर का वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय।